हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब से 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि 6 नंबर का यानी 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और 35 में से लगभग 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो अब की बार 2022 में भी आए थे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घनीय क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। यानी जो घनीय क्रिस्टल की संरचना में बच्चों कह रहा है कि जो अक्षीय दूरियां, ठीक है ना, देखिए जो संरचना होती है हमें पता है कि इस तरह से, ध्यान से समझिए, ये मान लेते हैं कि क्या है, क्रिस्टल जालक की संरचना है। तो इसमें बच्चों ये आपको कह रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं अगर इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ से मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है, इस तरह से। तो इसमें कह रहा है कि ये जो आपकी इस यहाँ से ये और ये, इसी में ये कह रहा है कि इनकी अच्छी दूरियां और कोर की लंबाई, इनकी दूरियां और इनके कोर की लंबाई, जो ये कोर है सबके ना, इनकी लंबाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा है ए बराबर बी नॉट इक्वल सी, और तीसरा है ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, और चौथा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 120 अंश। तो बच्चों क्या होता है, जो घनीय क्रिस्टल में अच्छी दूरियां अथवा कोर की जो लंबाइयां होती हैं वो ए बराबर बी बराबर सी। और ये बच्चों अगर बात करें तो 2022 में भी, 21 में भी, 20 में और 19 में भी लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी है। यानी जो भुजा ए बी और सी की लंबाइयां बराबर हैं और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये क्या कह रहा है कि ये बच्चों आपके क्या है कि 90 अंश के कोण के बराबर नहीं है, ठीक है ना। यानी ये सभी जो है ये अभिलंबवत नहीं है। तो कह रहा है कि तंत्र कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है चतुष्कोणीय, षटकोणीय, या फिर रोम्बोहेड्रल, या फिर मोनोक्लिनिक। तो ध्यान देना बच्चों, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी तीनों लंबाइयां बराबर हों और इनके जो कोण है वो अगर 90 अंश के बराबर नहीं होते हैं तो वो संरचना होती है रोम्बोहेड्रल। क्या होती है, रोम्बोहेड्रल उसे कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं, इनके बाहर की कोई संभावना नहीं है आने की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण क्या है। स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण क्या है। आपके ऑप्शन है कि धातु आधिक्य दोष, फ्रेंकेल दोष, अशुद्धता दोष, या फिर धातु न्यूनता दोष। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों फ्रेंकेल दोष होगा। क्या होगा, फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष साटकी दोष आपने पढ़ा है, वो क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, यानी जब फ्रेंकेल दोष होता है बच्चों तो आयनिक क्रिस्टल के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए घटता है, या फिर बढ़ता है, या फिर परिवर्तित रहता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो इसको हमने देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया बच्चों, जब फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, वो होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज हैं, ठीक है ना। पूरे किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन का अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। यानी कौन सा एक विलयन में अणुओं के गुण को नहीं दर्शाता है। आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, कि वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए अगर हम पृष्ठ तनाव को छोड़ दें तो सभी क्या है, अणु संख्य गुण को बताते हैं विलयन के, लेकिन जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है ये विलयन के अणु संख्य गुण को नहीं बताता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि कौन सा संबंध विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है।
ऑप्शन है पाई बराबर आर टी अपान सी, या फिर पाई बराबर सी टी अपान आर, या फिर पाई बराबर आर सी अपान टी, पाई बराबर सी आर टी। तो जो परासरण दाब होता है बच्चों, पाई बराबर एक होता है आपका सी आर टी, एक होता है पाई बराबर, ठीक है ना, एन अपान वी आर टी। देखिए इसी के स्थान पे सी लिख देते हैं, ठीक है ना, या पाई बराबर क्या होता है बच्चों, डब्लू बाई एम आर टी, कई फॉर्म में होता है, ठीक है ना, डब्लू बाई एम आर टी होता है, यहाँ पे एक वी करके। तो इस तरह से कई प्रकार के बच्चों ये आपके संबंध बनता है, लेकिन क्या है, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है बच्चों मोलरता बराबर क्या होता है, भार, भार कितना है 9 ग्राम है बच्चों, भार बटे क्या होता है अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे तो NaOH का अणुभार कितना होता है 40, है ना, क्योंकि ऐसे निकालना चाहते हैं NaOH आप निकाल सकते हैं, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ेंगे 40 आएगा। ठीक, गुणे क्या होता है विलयन का आयतन, विलयन कितना है बच्चों 450 है, और उसके बाद गुणे का 1000, तो ये हो जाएगा 9 पचे कितना 45 हो गए, और 5 चौके 20 हो गया बच्चों, ठीक है ना, और 2 जीरो से 2 जीरो ये काटेंगे आप, और उसके बाद 10 बटे नीचे कितना है 20, ठीक है ना, 1 बटे 2 का मतलब 0.5, ठीक है ना, आधा, ठीक आधा, तो 0.5, ठीक है ना। आपके ऑप्शन क्या क्या है 0.4, 0.5, 0.38, 0.62, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मोल या मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी अब की बार पूछा गया था, और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो ये मोलरता ये भी पूछा गया था, ठीक, कि निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुण है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों पूछा था कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा अणुसंख्य गुण है। पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है प्रकाशिक घूर्णन, या फिर परासरण दाब। तो कह रहा है कि कौन सा अणुसंख्य गुण है, तो बच्चों परासरण दाब अणुसंख्य गुण है, बाकी श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन ये कोई भी अणुसंख्य गुण नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस बात पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है कि धातु की प्रकृति पर, या मोलरता पर, या विलयन के ताप पर, या फिर बच्चों इन सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी पर, यानी धातु की प्रकृति पर भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, मोलरता पर भी, विलयन के ताप पर भी, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए क्या है इन सभी पर, यानी सभी पर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई या फिर मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है सेमी इनवर्स 2, ओम इनवर्स 1, यानी इसका मतलब कि क्या है बच्चों, ये प्रति सेमी स्क्वायर प्रति ओम, ठीक। दूसरा है सेमी प्रति ओम प्रति तुल्यांक, या फिर प्रति सेमी प्रति ओम, या प्रति सेमी स्क्वायर ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होता है प्रति ओम प्रति सेमी, या प्रति सेमी प्रति ओम। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, विशिष्ट चालकता की इकाई या फिर मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे, लॉजिक समझ गए तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका इस तरह से जरूर पूछा जाएगा, किसी भी साल में देख लो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर, यहाँ पर दिया है Li, ठीक है ना, लिथियम है, बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक। क्या कह रहा है बच्चों, मानक अपचयन विभव क्रमशः माइनस का 3.05, माइनस 2.73, माइनस 2.71 तथा माइनस का 2.37 वोल्ट है। तो इसमें सबसे प्रबल आक्षी कारक कौन सा है। तो एक चीज इसमें आप बस एक चीज याद रखिए बच्चों कि
माइनस में जो भी संख्या सबसे कम हो। अगर इन सब में देखें तो माइनस में सबसे ज़्यादा कम कौन है, ये है, ठीक है। और ये किसका मानक अपचयन विभव है, मैग्नीशियम का। तो सबसे प्रबल कौन हो जाएगा बच्चों, यहाँ से Ba+2 Mg+2 चार्ज है, Na+1 लिथियम+1 यानी Li+1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg+2। ठीक है ना, बात समझ में आई। कैसे पहचानना है कि माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए ये 3.05 है, ये 2.73 है, ये 2.71, लेकिन ये 2.34 है। तो माइनस में सबसे छोटी संख्या ये है, और माइनस में सबसे छोटी संख्या जो रहेगी बच्चों, वही सबसे प्रबल आक्सीकारक हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास वक्त नहीं है बच्चों, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी जल्द ही हम फिजिक्स के निगमन वाली वीडियो लाएंगे, क्योंकि बोर्ड वगैरह क्या है बच्चों अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए निगमन वाली वीडियो हम नहीं ला पा रहे हैं। आपके कमेंट हम रेगुलर देखते हैं, परेशान मत रहिए बच्चों। जो डेरिवेशन है बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ताप बढ़ा दिया जाए। तो बच्चों अभिक्रिया का वेग, जो वेग स्थिरांक होगा, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्लों, वो हो जाएगा बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो बढ़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है या रहती है। मतलब कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक कि जो मात्रक, इनके मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। तो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका शून्य कोटि के लिए। ठीक ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वेग स्थिरांक और वेग की जो इकाई है वो समान रहती है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी अपने आप में एक महारथी क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या है, रामबाण है, क्योंकि हर साल सेट में पूछा जाता है और अब की साल भी पूछा गया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है मोल, लीटर प्रति समय। देखिए समय करके दिया था, यहाँ पर सेकंड देगा, तब भी बच्चों घबराना मत कि अब की बार जैसे दिया था हमने वही ऑप्शन रखा है कि मोल, लीटर प्रति, देखिए इनवर्स का मतलब है प्रति सेकंड, सॉरी प्रति समय, फिर प्रति मोल, लीटर प्रति समय, या मोल प्रति लीटर प्रति समय, या फिर मोल सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर मोल प्रति लीटर प्रति समय। ऐसा होगा तो आप मान के चलिए यही आपको टिक करना है कि मोल प्रति लीटर प्रति समय, या फिर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इनवर्स का मतलब क्या है, प्रति। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी बच्चों अब की बार 2 सेट में पूछा गया था, 2 सेट में आया था 2022 में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या फिर मोल प्रति, हाँ लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, या फिर प्रति सेकेंड, या फिर मोल प्रति लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों हो जाएगा आपका प्रति सेकेंड। ठीक ना, सेकेंड इनवर्स या फिर प्रति सेकेंड, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में क्या संबंध होता है। ठीक, आपके ऑप्शन है के बराबर T½ बटे 0.693, या फिर T½ बराबर 0.693 बटे के, या फिर T½ बराबर 0.693 के, या फिर T½ बराबर K/0.693। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा T½ बराबर 0.693/K, या फिर K बराबर करके 0.693 बटे T½ यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें बच्चों इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जो संबंध है T½ बराबर 0.693 बटे K। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। ठीक है ना, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो आपके ऑप्शन है द्रव में गैस, गैस में द्रव, द्रव में द्रव या फिर गैस में ठोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्लों वो है द्रव में गैस, यानी द्रव में गैस। ठीक है ना, किसमें? द्रव में गैस। ये ध्यान देना, कोहरा, कोहरा द्रव में गैस के प्रकार का एक कोलाइडी निकाय है। ठीक है ना, या कोलाइडी विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन अब की साल पूछा गया था कि जल विरोधी कोलाइड क्या है। देखिए एक होता है जल स्नेही या जिसे द्रव स्नेही कहते हैं, और द्रव विरोधी, दो प्रकार का होता है। द्रव पहले देख लेते हैं बच्चों, जल विरोधी कोलाइड क्या है। आपके ऑप्शन है स्टार्च, गोंद या फिर स्टेनिक ऑक्साइड या फिर जिलेटिन। तो ध्यान देना, द्रव विरोधी क्या होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों कि देखिए द्रव विरोधी जो द्रव का विरोध करता है तो हो जाता है स्टेनिक ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे वो द्रव विरोधी होते हैं बच्चों। और द्रव स्नेही कोलाइड कहाँ होता? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, ये सभी आपके द्रव स्नेही होते हैं। ठीक है ना, जो जल के साथ तेजी से घुल मिल जाते हैं वो द्रव स्नेही। स्नेह का मतलब प्रेम या लगाव, और द्रव विरोधी जो विरोध करते हैं। तो द्रव स्नेही कहाँ होता? तो स्टार्च, गोंद, जिलेटिन हो जाता है। और द्रव विरोधी में बच्चों स्टेनिस क्लोराइड मतलब स्टेनिस ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये सभी द्रव विरोधी होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि कौन सी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आया था। तो कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि कौन है? ऑप्शन है पेप्टीकरण, अस्कंदन, अपोहन या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपोहन। कोलाइडों को शुद्ध करने की जो विधि है उसको कहते हैं अपोहन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से समझना बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें भी वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन लॉजिक आपका वही रहेगा। कह रहा है कि ए, बी, सी तथा डी साल की स्वर्ण संख्याएं यानी गोल्ड नंबर्स दिया है क्रमशः 0.001, 0.15, फिर उसके बाद 20 तथा 25 है, यानी ये इसके गोल्ड्स नंबर। ठीक है ना, गोल्ड नंबर्स हैं किसके? ए, बी, सी और डी साल के। तो कह रहा है कि इसमें सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड कौन है। आपके ऑप्शन है कि ए, बी, सी व डी, है ना, ऑप्शन भी है और इसी में ऑप्शन भी ए, बी, सी, डी है। तो इसमें सबसे कह रहा है कि प्रभावी रच्छी कोलाइड कौन सा है। अब एक चीज इसमें बस समझ लो बच्चों कि जो आपकी स्वर्ण संख्या होती है, जो आपकी स्वर्ण संख्या होती है, गोल्ड नंबर होती है, वो 1/, ठीक ना, 1/, ये हमने पहले भी बताया परिभाषा में कि जो स्वर्ण संख्या होती है वो रक्षण का या रच्छी कोलाइड की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है स्वर्ण संख्या जितना कम रहेगा रक्षण उतना अधिक होगा, और स्वर्ण संख्या जितना ज़्यादा होगा उसका जो रक्षण क्षमता है उतनी ही कम ही होगी। तो कहने का मतलब कह रहा है कि सबसे प्रभावी, तो इसका मतलब ये अगर जितना कम रहेगा ये इतना अधिक होगा, अपोजिट। भाई व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? अपोजिट। तो इसमें अभी वही देख लीजिए बच्चों कि जिसका स्वर्ण संख्या सबसे कम हो वही सबसे अधिक। तो ये मान के चलिए 0.001 ये ए वाले का है, तो सबसे प्रभावी रच्छी, सबसे अधिक कहने का मतलब सबसे अत्यधिक प्रभावी रच्छी कोलाइड कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आई कि स्वर्ण संख्या जितनी कम उसकी जो रक्षण क्षमता है उतनी अधिक होगी, और स्वर्ण संख्या जितना ज़्यादा उसकी रक्षण क्षमता उतना ही कम। तो ये मान के चलिए आप, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है या ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो फ्लोरीन देखिए, अब जो अगर हम बात करें बच्चों, जो वर्ग 17 होती है, वर्ग 17 फूल कली बरखा, ये 18 साल बाद है। ठीक ना, ट्रिक हमने बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है, इस वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं सबकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होती है? -1। ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है ना, क्लोरीन भी देता तब भी वही होता है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहरे को, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोहरे को भेदने वाले या भेदने वाले,
ठीक है ना। वेधन क्षमता यानी वेधना का मतलब क्या है, कोहरे को आर पार, कोहरे के आर पार दिखाई देना, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कोहरे को वेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है, ठीक है ना। जो गर्म अभी जैसे ठंडी चल रही तो आपने देखा होगा रोड पे चल रहे होंगे तो पीली पीली की तरह की एक लाइटिंग होती है गाड़ियों में और बहुत तेजी से आंखों में लगती है और उससे क्या होता है कोहरे में भी दिखाई पड़ता है। तो वही कह रहा है बच्चों कि कोहरे को वेधने वाले लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है नियान, हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नियान, ठीक है ना। क्या हो जाएगा नियान। तो कोहरे को भेदने वाले लैंपों में नियान गैस प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लैंथेनाइडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण संख्या सभी में होती है। जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं बच्चों उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है। आपके ऑप्शन है +2, +3, +4 या फिर +5। तो बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों +3 लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय आयन कौन है, ठीक है ना, यानी जिसमें मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होता है, ठीक। तो प्रतिचुंबकीय अगर होता भी है तो ना के बराबर। तो प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं बच्चों, कह रहा है कि Cu पे +2 चार्ज यानी कॉपर है, ठीक है ना, आयरन है, निकिल है या फिर जिंक है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें बच्चों प्रतिचुंबकीय का गुण इसमें भी होता है, आयरन में भी होता है, निकिल में भी, तो जिंक में भी जिंक में प्रतिचुंबकीय अर्थात जिंक में चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, ठीक। अर्थात ये क्या है प्रतिचुंबकीय है, ठीक। वही तो पूछा था कि प्रतिचुंबकीय आयन कौन है। तो भाई ये चुंबकीय है, ये भी चुंबकीय है, ये भी चुंबकीय है और ये क्या है प्रतिचुंबकीय है, ठीक। इनमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है, इसमें नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये भी बच्चों आपका अगर हम बात करें 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोफार्म अभिक्रिया देता है, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, हैलोजन तत्व वाले में से। तो इसमें राइट आंसर है कि RCOCH3, R मतलब एल्किल ग्रुप है, RCOCH3 या RCOCl, RNH2 या फिर RNO2। तो हम बात करें बच्चों हैलोफार्म में होता क्या है। देखिए हैलोफार्म में क्या है, एल्डिहाइड व कीटोन को क्या है हैलोजन तत्व के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई CO है यानी कीटोनिक ग्रुप है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RCOCH3, ठीक है ना। यही क्या करता है हैलोफार्म अभिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। देखिए इस पर हमने लॉन्ग वीडियो भी डाला है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, कैसे परीक्षण करते हैं, किस चीज़ का परीक्षण करते हैं, सब चीज़ हमने बताया है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, राइट आंसर है इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या फिर PD प्लस BaSO4 या फिर तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है, हमने बताया था बच्चों कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विलयन होता है इसी के मिश्रण को अपन कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक। बी में नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये बी वाले में नहीं है यानी इसमें है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है, यानी ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचानते हैं, राइट। अरे यार राइट आंसर क्या, बार बार पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है बच्चों, एल्केन, एमीन, एल्कोहल या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें पता है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जाती है, ठीक। अगर ये भी पूछ ले कि किसकी पहचान होती है, प्राथमिक या द्वितीयक या फिर तृतीयक, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों की पहचान, तीनों प्रकार के एल्कोहल की पहचान ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा की जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी अब की बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, ठीक। आपके ऑप्शन है CH3COOH
या फिर HCOOH या फिर HCHO या फिर CH3CHO। ठीक, तो ध्यान देना बच्चों, ये सभी अगर हम बात करें तो पहले को छोड़ करके, क्योंकि भाई इसमें ये खुद अपचयित होता है, तो यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है वो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया या, लेकिन अब की बार पूछा था गाटरमैन करके दिया था, तो दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। ये भी 2022 में पूछा गया था कि गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, यानी बेंजीन क्या बनाता है। आपके ऑप्शन है बेंजल क्लोराइड या फिर बेंजेल्डिहाइड या फिर टॉलुइन या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, गाटरमान कोच अभिक्रिया में बेंजीन के द्वारा क्या है, बेंजेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, यानी कैनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न नहीं होती है। आपके ऑप्शन है एसीटल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर ट्राईमेथिल एसीटल्डिहाइड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था। अब कहेंगे कि कितना क्वेश्चन आया था, अरे बबुआ आपके बने थे 7 सेट, तो भाई सभी सेट में क्वेश्चन बिखरे हुए थे। तो बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न किसके द्वारा नहीं होती है, तो एसीटल्डिहाइड इसके द्वारा भी होती है, बेंजेल्डिहाइड हाँ इसके द्वारा भी, फॉर्मेल्डिहाइड इसके द्वारा भी, ट्राईमेथिल एसीटल्डिहाइड इसके द्वारा संपन्न नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बच्चों कि एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, कि एमाइड, ध्यान से समझना, एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया को, एमाइड से एमीन में जब परिवर्तन होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण या फिर उर्ज अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था। हमने सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको हम बता देते हैं, हमने क्या है मॉडल पेपर को और पिछले कई ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बना रहे हैं। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और उनके बाहर का नहीं आएगा। तो बच्चों एमाइड से एमीन जो बनता है उसको कहते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था। कह रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता क्या है। आपके ऑप्शन है साइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनेट या आइसोसाइनाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो बच्चों आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट वाला चैप्टर है बच्चों। लास्ट वाले चैप्टर में से तो बहुत सारे, यानी इस चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन को तो नहीं लिखा है लेकिन साथ में आपको हम समझा देंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों की सबसे मीठी शर्करा है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये क्वेश्चन आपके 2 सेट में आया था 22 में। ठीक है ना, 2022 में 2 सेट में पूछा गया था कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं बच्चों। माल्टोज को क्या है, देखिए माल्ट की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को अगर हम बात करें अंगूर की शर्करा कहते हैं। और सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या केन शुगर बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा या डाइसैकेराइड है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूध में लैक्टोज शर्करा। ठीक ना, क्योंकि इस दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन बना था। ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा डाइसैकेराइड है। तो बच्चों ये मान के चलिए आपका ये एक डाइसैकेराइड, देखिए डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है। ठीक, और डाइसैकेराइड में क्या है ग्लूकोज। जैसे भी क्वेश्चन थोड़ा आगे देख लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन है। देखिए अगर डाइसैकेराइड में पूछा जाए तो ये सब आते हैं। ठीक, और मोनोसैकेराइड में आपका फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड के होते हैं। चलिए मोनोसैकेराइड से ही डाइसैकेराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए क्षारक, मतलब डीएनए में क्षारक नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा, आपके ऑप्शन है
थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूरेसिल। देखिए अगर हम बात करें बच्चों डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन होता है ये, ठीक। और आरएनए में होता है, और आरएनए में अब की बार पूछा था कि आरएनए में कौन सा क्षार होता है, तो इससे ऑप्शन पूरा दिया था। तो इसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह पर यूरेसिल। तो ये वाला आपका बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बस यही ध्यान देना बच्चों कि डीएनए में किसके, थायमीन के स्थान पर, ठीक है ना, थायमीन के क्या कहते हैं, कह रहा है कि डीएनए में कौन सा क्षार नहीं होता, तो यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल के स्थान पे कौन सा क्षार होता है, थायमीन होता है, ठीक। हाँ, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो ये मान के चलिए, ठीक, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो सेम रहेंगे, ठीक। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सेम रहते हैं, लेकिन यूरेसिल जो क्षार है वो किसमें, आरएनए में पाया जाता है। तो ये रहे आज के मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक। और 35 के 35 क्वेश्चन बच्चों आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी बच्चों, लगभग 2 से 3 घंटे के मेहनत के बाद ये नोट्स हमने तैयार किया है। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तबीयत नहीं ठीक है फिर भी, तो आप लोग भी प्यार दिखाइए। आप लोग पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, खैर आपकी मर्जी। बाकी इसकी पीडीएफ बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।